दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का टॉपिक है इतिहास विषय के कुछ एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन जो टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन, आईएएस, पीसीएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए इस कड़ी में आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस प्रजाति की है? नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस प्रजाति की है? आपका उत्तर है आध्य ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की। नर्तकी की मूर्ति जो यहाँ से प्राप्त हुई है आध्य ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की है। और इसी कड़ी में और यही प्रश्न बन सकता है कि सैंधव क्षेत्र से सबसे पहली बार सैंधव क्षेत्र में कौन सी प्रजाति सबसे पहली बार दिखाई पड़ी? तो आध्य ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति ही सबसे पहली बार सैंधव सभ्यता में दिखाई पड़ी। सबसे पहली बार पहली बार दिखाई पड़ी। और अगर पूछ लिया जाए कि सैंधव सभ्यता में सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रजाति की दिखाई पड़ी, तो सर्वाधिक जनसंख्या भूमध्य सागरीय प्रजाति की दिखाई पड़ी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या रही। अगर अन्य विकल्पों पर हम चर्चा कर लें तो एक विकल्प आपसे पूछा जा सकता है कि जो यहाँ से योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, हड़प्पा स्थल से योगी कहें या पुजारी कहें, जो तिब्बतीय अलंकरण युक्त तिब्बतीय अलंकरण एक साल ओढ़े बैठे हैं योग की सांभवी मुद्रा में। सांभवी मुद्रा के भी अवलक्षण यहीं से प्राप्त होते हैं। योग की सांभवी मुद्रा, ये मूर्ति किस प्रजाति की है? तो ये जो योग की सांभवी मुद्रा में योगी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है, मंगोलॉयड प्रजाति की है। तो और इस तरह से अगले प्रश्नों की तरफ हम बढ़ें। निम्नलिखित में से भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है। चार विकल्प दिए हैं, बनवाली, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी। तो भारत में यहाँ इस प्रश्नों पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पूछा गया है भारत में का अभिप्राय है कि पूरे सैंधव क्षेत्र में नहीं, केवल भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। और अगर पूरे सैंधव क्षेत्र में सबसे बड़े स्थल की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो स्थल सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो पूरे सैंधव क्षेत्र में सबसे बड़ा स्थल है। दूसरे स्थान पर हड़प्पा और तीसरे स्थान पर चन्हुदड़ो तीसरा और ये पहला। चलिए अगला प्रश्न देख लें। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल हरियाणा में अवस्थित है? चार स्थल दिए गए हैं, बनवाली, राखीगढ़ी, कालीबंगा और रोपड़। आइए एक एक पर विचार करते हैं। कालीबंगा राजस्थान के श्री गंगानगर में वर्तमान ठीक है अवस्थित है। और रोपड़ पंजाब में है, यहाँ मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और बनवाली और हरियाणा की बात कर ली जाए तो बनवाली और राखीगढ़ी की बात की जाए तो बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में और राखीगढ़ी हरियाणा के जिंद जिले में अवस्थित है। इस प्रकार से देखा जाए तो विकल्प 1 और 3, विकल्प सी आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं में विशिष्ट बनाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चार विकल्प दिए गए, धार्मिक विश्वास, नगरीय योजना, कृषि का विकास, राजतंत्र का विकास। दोस्तों जैसे आप जानते हैं सैंधव सभ्यता
उस समय की सभ्यताओं में एक अद्भुत सभ्यता थी जो अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। उत्तर आपका सही है। जो विशिष्ट बनाती, अन्य से भिन्न बनाती, उसका नगरीय नियोजन है। नगरों के बारे में जैसे हमने पीछे चर्चा किया था कि नगर सुनियोजित तरीके से दो टीले पर बसा, एक पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला, और इनके नगरों को एक ग्रिड प्रणाली पर सेक्टर वाइज बसाया गया था। सेक्टर वाइज जाल की तरह बने थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? समकोण पर काटती थी। साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था की गई थी। नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। इस प्रकार से नगरीय योजना अन्य सभ्यताओं में यह विशिष्ट था। चलिए आगे का प्रश्न देखें। मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य सैंधव सभ्यता से कहाँ प्राप्त हुआ है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। मलेरिया का साक्ष्य सैंधव सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। मलेरिया के साक्ष्य सैंधव सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। और हड़प्पा से गठिया रोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पूछा जा सकता है गठिया रोग का साक्ष्य, अर्थराइटिस कहाँ? तो हड़प्पा से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बनवाली से शल्य चिकित्सा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। शल्य चिकित्सा, बच्चे की एक खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें 6 छेद शल्य चिकित्सा की तरफ भी संकेत करते हैं। लोथल से भी ऐसा ही अभिलक्षण दिखाई पड़ा है। तो आपका उत्तर है जो यहाँ प्रश्न दिया गया, मलेरिया के अभिलक्षण मोहनजोदड़ो से, गठिया रोग के अभिलक्षण हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, शल्य चिकित्सा का कालीबंगा और लोथल से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा स्थल से मजदूरों के मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 पंक्तियों में 15 मकान प्राप्त हुए हैं। श्रमिक आवास के साक्ष्य, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण का प्रयोग किया गया है? ठीक है, आइए देखते हैं नाली के निर्माण का। लकड़ी के नाली के निर्माण का सबसे पहली बार, या लकड़ी के नाली के साक्ष्य सबसे पहली बार आपको मिले हैं कालीबंगा से। आपका उत्तर है कालीबंगा से लकड़ी के नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अन्य प्रश्नों पर और कालीबंगा से संबंधित कुछ बातें और कर ली जाएं। एक प्रश्न बन सकता है कि किस स्थल से अस्पष्ट जल निकासी का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है? शहरी जल निकासी का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। शहरी जल निकासी का साक्ष्य कालीबंगा से जल निकासी, कालीबंगा से शहरी जल निकासी के साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। यहाँ लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ की नाली के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के नाली का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यहीं से पक्की सड़क बनाए जाने के भी अभिलक्षण दिखाई पड़े हैं। सबसे पहली बार पक्की सड़क, छोटा सा प्रयास किया गया था, पक्की सड़क बनाए जाने के प्रयास कालीबंगा से। चलिए दोस्तों अन्य प्रश्नों की तरफ बढ़ें। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बाघ से लड़ता हुआ एक मुद्रा पर, तो बाघ से लड़ते हुए ये मोहनजोदड़ो से दिखाया गया है, जो एक पौराणिक योद्धा मेसोपोटामियाई पौराणिक योद्धा गिलगमेश से संबंधित है। गिलगमेश ये एक पौराणिक योद्धा है, मेसोपोटामियाई पौराणिक योद्धा।
पौराणिक। ठीक, अगला प्रश्न, कहाँ से प्राप्त मोहरों पर सुमेरियन नावों का चित्र प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। सुमेरियन नावों का चित्र प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। सुमेरियन नाव का चित्र मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से सुमेरियन नाव का चित्र प्राप्त हुआ है, नाव का मॉडल प्राप्त हुआ है। एक मुद्रा पर इसका अभिलक्षण दिखाई पड़ा है, जो विदेशी व्यापार की तरफ, जलमार्ग के माध्यम से विदेशी व्यापार की तरफ संकेत करता है। इसी कड़ी में देखा जाए तो लोथल से 5 नाव के मॉडल प्राप्त हुए हैं। नाव के मॉडल, ये पालदार नौका, ये भी दूर देश व्यापार की तरफ संकेत करता है जलमार्ग से। और यही लोथल से गोदीवाड़ा का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो विश्व के संबंध में प्राचीनतम है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ हम बढ़ें। किस हड़प्पाई स्थल से मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे की अस्थि प्राप्त हुआ? बहुत सही, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। मानव अस्थि पंजर के निकट बकरे के अस्थि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कई बार प्रश्न पूछा गया विविध परीक्षाओं में। तो जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ से मानव अस्थि पंजर के निकट बकरे के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। और इसके अतिरिक्त इसी प्रकार के एक कब्र में मानव अस्थि पंजर के साथ मानव अस्थि पंजर के साथ बकरा मेहरगढ़ से भी प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ जो नवपाषाण काल का स्थल है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। और प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साथ सैंधव काल में, देखें सैंधव काल में मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साथ कई प्रश्न आप देख ले रहे हैं। तो ये रोपड़ से है, रोपड़ से जो पंजाब में है, अभी हमने पीछे चर्चा किया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न इसी में एक और बनता है। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साथ नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल में बुरजाहों में एक स्थल है, यहाँ से मानव के साथ मानव प्लस कुत्ता। ये चार पांच प्रश्न आपके लिए अतिशय महत्वपूर्ण हैं, जो कई बार पूछे गए, फिर पूछे जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? 4 विकल्प बताया गया है वैदिक साहित्य का सही क्रम। सबसे पहले वेद, इनकी संख्या 4 है। फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर इसके बाद आरण्यक, फिर इसके बाद उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, वेदों का अंतिम हिस्सा। आपका उत्तर ए सही है। एक सूची को सम्मिलित करिए। एक तरफ वैदिक नदियां हैं, वर्तमान में उनके नाम है, आधुनिक नाम। यहाँ कुभा काबुल नदी को कहा जाता है, परशुड़ी रावी नदी को कहा जाता है, सदा नीरा गंडक नदी को कहा जाता है, सतुद्री जो है सतलज नदी को कहा जाता है। इस प्रकार से मिलान किया जाए तो आपके प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी।
विकल्प भी सही है। चलिए अन्य प्रश्नों की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा। आपका उत्तर है सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है। दोस्तों बहुत अच्छा सा प्रश्न है। और वैदिक साहित्य में जो कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, ये भी आप जान लें, नदियों का उल्लेख मिलता है। और जिसमें ऋग्वेद में 25 नदियां हैं और 31 नदी सूक्त में 25 नदियां हैं। और यही प्रश्न बनते हैं कि अन्य नदियों में सबसे सर्वाधिक बार किसका प्रयोग किया गया है? तो सिंधु नदी है, इसका सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। दोस्तों इस प्रकार से अगला प्रश्न हम देखें। ऋग्वैदिक काल में के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति अघन्या समझा जाता है? संपत्ति एवं अघन्या। गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति को वैदिक काल में रई कहा जाता था, जिसे गाय को संपत्ति का सूचक माना जाता था। इसी को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का प्राय है जिसका वध ना किया जा सके, जिसका वध ना हो उसे अघन्या कहा जाता है। गाय का वैदिक काल में या ऋग्वेद में 176 सूक्तों में इसका उल्लेख किया गया है। और गायों के लिए युद्ध होता था, जो इसके लिए एक शब्द आया है गविष्ट। गविष्ट शब्द पूछा जाए, गविष्ट किसका प्राय है? गाय का प्राय है। और गाय के लिए युद्ध होता था, इसलिए इसको युद्ध भी कहते हैं। गाय के लिए गव्य, गोश और गवेषणा जैसे शब्द आए हैं। गायों को अष्टकर्णी भी कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई पड़े हैं? पहली बार निराशावाद के तत्व मैत्रायणी संहिता में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से दोस्तों 15 प्रश्नों की एक आप विशेष श्रृंखला देखिए। तब तक आप इनको देखें। अगला वीडियो शीघ्र प्रेषित होगा। जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर होंगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।